नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे आईपीएस बनने की कहानी पर। आपने सोचा है आईपीएस बनने के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो मुखर होकर हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं। उनके पास हर चैनल वाले आते हैं उनके साक्षात्कार करने, क्योंकि वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। मिलाते हैं आपको उस शख्स से। उनका नाम है एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। आज हम आपके बारे में जानने आए हैं सर। जी, आपकी जो कैरियर है वो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आप आते हैं? ये सही कहा, ये तो एक लंबी कहानी है। देखिए, मैं मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला हूँ, उत्तर बिहार का। ऐसे हम लोग का गांव मधुबनी में है। मधुबनी ज़िला भी पहले दरभंगा का ही हिस्सा था, लेकिन गांव से अब ऐसा हम लोग का मतलब ताल्लुक़ रहा नहीं। गांव में खेती बाड़ी नहीं है कुछ, तो हम लोग दरभंगा में ही आके बस गए। और बचपन से बड़ा मैं दरभंगा में हुआ। समझिए कि लगातार 20 बरस मैं दरभंगा में रहा। 74 से 94 तक तो दरभंगा से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। दरभंगा जाके अभी भी मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। और मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और मेरे जो पिता थे वो बिहार सरकार में जॉब करते थे, एडीएम होके रिटायर किए। तो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, और लेकिन पढ़ने लिखने का बहुत माहौल था। मतलब पैसे ज़्यादा नहीं थे जैसा मिडिल क्लास में होता है, कोई हम लोग रिच लोग नहीं थे, लेकिन पढ़ने लिखने का बहुत माहौल था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ी लिखी नहीं थी, औपचारिक शिक्षा नहीं थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। वो लोगों के उपन्यास, सारा शरद चंद्र का उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास। और तो मेरे घर में चारों ओर किताबें ही किताबें रहती थी। एक बहुत बौद्धिक माहौल जिसको आप कह सकती हैं, एक बहुत बौद्धिक वातावरण में हम लोग पले बढ़े, और हमेशा घर में पढ़ाई की चर्चा होती थी। तो वो सबसे एक बहुत अच्छा माहौल मिला। और अब जब मैं पलट कर देखता हूँ, हमारे बचपन में तो ना टीवी था ना कंप्यूटर था, और एक बहुत समझिए कि एक दूसरा ज़माना ही था, जो ज़माना अब लद गया। लेकिन उस समय भी दुनिया भर की पत्र पत्रिकाएँ आती थी। हम लोग रेडियो पर BBC लंदन सुनते थे बाबूजी के साथ, और दुनिया भर की घटनाओं से अवगत रहते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। लेबनान में गृह युद्ध हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, सारी बातें हम लोग सुनते थे। तो बहुत वो मतलब अच्छे दिन थे। जी अच्छा सर, एक सवाल था कि बचपन में जी क्या सपना था आपका कि आईपीएस ही बनना है? पहले ही आपने ठान लिया? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था। देखिए, मेरी स्कूलिंग हुई दरभंगा में ही। 2 स्कूलों में पढ़ा। एक पब्लिक स्कूल है बलभद्रपुर में, लहरिया सराय में, वहाँ से मैंने पहले पढ़ाई की। उसके बाद हाई स्कूल में मैं ML अकेडमी में आ गया। ML अकेडमी उस इलाके का बहुत मशहूर स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और 1901 में ही उसकी स्थापना हुई थी। बहुत पुराना स्कूल है। मैट्रिकुलेशन मैंने वहीं से किया 1984 में, और मैट्रिक में मैं दरभंगा ज़िले का टॉपर हुआ करता था। तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, मतलब अक्सर क्लास से फर्स्ट आता था, और अव्वल बच्चा था। और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ये वो सब में मैं हिस्सा लेता, और सब में मुझे इनाम मिलता था। मुझे अभी भी याद है 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष था 79 में, तो उसमें भी मैंने बहुत पुरस्कार जीते थे। और ऐसे भी शांत था, शरारत सबसे दूर रहता था। तो आप मुझे आदर्श बालक कह सकती हैं। आदर्श बालक था। हाँ, मेरे कारण बाकी बच्चों को बहुत डांट सुननी पड़ती थी उनके फैमिली में। वो लोग मुझसे हम कहते थे, शिकायत करते थे, उनके मम्मी पापा उनको कहते थे कि तुम अमिताभ जैसा नहीं बन सकते हो। अमिताभ को देखो कितना पढ़ने लिखने वाला अच्छा बच्चा है। तो इस तरह से मैं आदर्श बालक था, और आईपीएस बनने जैसी कोई बात नहीं थी। देखिए, बौद्धिक माहौल घर में था, तो ये तो था ही कि मतलब बाबूजी भी प्रशासनिक सेवा में थे, तो था कुछ ऐसा जॉब करना है प्रशासन में। और आईपीएस बनना तो मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि देखिए ये जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, जिसे आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, उसको दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में माना जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में कठिनतम परीक्षाओं में माना जाता है, क्योंकि सब लोग उससे बैठते हैं। साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, मेडिकल भी वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी। और इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, तो मतलब करोड़ों लोगों का सपना रहता है, और बहुत कम सीटें रहती हैं। तो एक बहुत बड़ी वो चुनौती के रूप में मैंने देखा था, और मैंने पूरी तैयारी, दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा, दरभंगा में रह के की थी। पूरी स्कूलिंग भी? हाँ, स्कूलिंग। और थोड़े समय के लिए मैं साइंस कॉलेज में आया था। मैट्रिक के बाद मैं पटना साइंस कॉलेज आ गया था, और फर्स्ट ईयर में न्यूटन हाउस में रहता था, सेकेंड ईयर में कैवेंडिश हाउस में।
लेकिन मुझे साइंस में मन नहीं लगा, खास के मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था तो उसमें मेढक की चीर फाड़ करनी पड़ती थी। तो आपको बायोलॉजी नहीं पसंद था? पूरा साइंस ही नहीं, फिजिक्स सब मुझे बहुत नीरस लगता था। बायोलॉजी में मेढक चीरने आता था, ट्रे रहता था, उसमें मोम भरा रहता था, उसमें एक बेहोश मेढक रहता था और कैंची से उसको काटिए, तो ये सब मुझे, और पूरे मतलब लेबोरेटरी में एक अजीबो गरीब गंध भरी रहती थी, गंध क्या दुर्गंध कहिएगा, और उसमें जाते ही के साथ मेरा दिल डूबने लगता था। तो जैसे तैसे किसी तरह मैंने वो ISC बिताया और फिर मैं लौट गया दरभंगा में। CM कॉलेज एक बहुत पुराना कॉलेज है एकदम बागमती नदी के किनारे, उससे मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में। तो उसके बाद मैं वहीं रह के तैयारी करता था। जैसा समाज में होता है, ज़्यादातर लोग आपकी टांग खींचने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने वाले कम लोग रहते हैं। तो मेरे भी लोग टांग खींचते थे कि यहाँ रह के नहीं तैयारी होगी, इसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। और दरभंगा आज भी पिछड़ा हुआ, लेकिन उस ज़माने में 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पिछड़ा था। मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली आती थी और बहुत पिछड़ा था। और उसमें तो नेट का कोई ज़माना ही नहीं था, ये सब नहीं था। तो बहुत मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक किताब की भी अच्छी दुकान नहीं थी दरभंगा में। किताब ख़रीदने के लिए मैं बस पकड़ के दरभंगा से पटना आता था, फिर सुबह में मैं किताब ख़रीदता था अशोक राजपथ पर जाके, एक नॉवेल्टी बड़ी दुकान हुआ करती थी, और फिर उससे किताब खरीद के शाम तक बस पकड़ के दरभंगा लौटता था। तो ये सब था और लोग कहते थे कि नहीं यहाँ रह के कैसे होगा। और एक तरह से मैंने खुद में को चैलेंज कर दिया था कि मुझे दरभंगा में रह के ही कम्पीट करना है। और ऐसा हुआ कि पहली बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं IPS बन गया, बिना कहीं से कोचिंग किए हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया मैं IPS। और उसकी तैयारी आप पहले से कर रहे थे? थोड़ी पहले से शुरू हुई थी तैयारी। देखिए मैं तैयारी करा था और मैंने सोचा था कि अगले साल दूंगा, मतलब 94 में मैं लिखित परीक्षा दूंगा। लेकिन अचानक ये लागू हो गया, मुझे लगता है मंडल आयोग लागू हो गया, और उससे 27, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे दलित समझते हैं, लेकिन मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ। तो अचानक 27% सीटें घट गई, तो मैं हड़बड़ा के बैठ गया 93 की ही परीक्षा में। तो वो जो हुआ तो सब कुछ बहुत फिल्मी स्टाइल में हुआ। मुझे अभी भी याद है, यहाँ मैं अभी भी वो होटल है, मैं उधर आसपास से गुजरता हूँ तो देखता हूँ, सब्जी बाग में होटल तुलसी नाम है, बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने। अच्छा। उसी होटल तुलसी में मैं एक छोटे से कमरे में रह के मैंने पूरी लिखित परीक्षा दी थी। पटना में वो सेंटर पड़ा था, दरभंगा से रोज़ आना संभव नहीं था, तो मैं 10-15 दिन उसी होटल में एक छोटे से कमरे में बैठ के देता था परीक्षा। तो ये सब एक बहुत, अब मुझे लगता है कि वो बहुत, मतलब मैंने बहुत पापड़ बेले थे। और दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि मैं पहली बार दिल्ली गया था तो UPSC का इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, पहली बार दिल्ली भी गए तो वो मतलब साक्षात्कार था उसका? उसके पहले मैंने दिल्ली दूर थी, मेरे लिए कहते ना दिल्ली दूर है। मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में किताबों में जानता था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है जो हिंदुस्तान का हर बच्चा बचपन से जानता है। तो सर जब आप कुतुब मीनार को अपने फेस के सामने देखे कि हाँ अब मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, तो क्या? हाँ वही है, पहली बार तो कुतुब मीनार भी नहीं देख सका। तो वहाँ पर इंटरव्यू जो होता है वो धौलपुर हाउस है, UPSC का मुख्यालय है, दिल्ली के शाहजहाँ रोड पर है। तो मैं पहली बार दिल्ली वहीं गया। अकेला जाने में मैं घबरा भी रहा था। तो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर हर्षवर्धन दास, वो अब अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बहुत ऊंचे पद पर हैं, वो मेरे साथ गए थे, क्योंकि मेरे माँ बाबू, मेरे घर में मुझे सब छोटू करके बुलाते हैं, मैं भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। तो माँ बाबू जी को लग रहा था कि कहीं छोटू है, कहीं दिल्ली में भुतला ना जाए छोटे शहर से जा रहा है, कहीं उनका छोटू भुतला ना जाए दिल्ली में। तो मेरे बड़े भाई को मेरे साथ किया गया था। और फिर मैंने कहा कि हम लोग का ज़्यादा पैसे तो थे नहीं कि हम लोग बड़े होटलों में ठहरते। तो पहाड़गंज है दिल्ली में, स्टेशन के पास ही है, वहाँ छोटे छोटे सस्ते सुंदर और टिकाऊ होटल मिलते हैं। उसमें एक छोटे से होटल में मैं ठहरा था और धौलपुर हाउस गया था इंटरव्यू देने। और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मतलब सामान्यतः UPSC का इंटरव्यू 10 से 15 मिनट चलता है, मेरा इंटरव्यू लगभग 50 मिनट तक चला और बहुत शानदार गया इंटरव्यू। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद चेयरमैन ने मेरी तारीफ़ की। उस समय मिस्टर कल्याण कृष्णन थे बोर्ड के चेयरमैन। 3-4 मेंबर्स होते, एक चेयरमैन होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। तो यही मेरी कहानी है। तो सर जैसे कि आपने बताया अभी कि दिल्ली गए आप कितने भाई बहन हैं? भाई बहन तो मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ, मैं 8 भाई बहन हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ। और मुझे छोड़ के मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं। सारे
सारे के सारे सारे अमेरिका में बस गए हैं। जो अभी मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन दास की चर्चा की, वो भी न्यूयॉर्क में हैं, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रभात रंजन दास, वो भी बड़े डॉक्टर हैं। सारी बहनें भी अमेरिका में हैं, जॉब भी करती हैं कुछ बहनें, और उन लोगों ने सब ने अमेरिका में मतलब नागरिकता भी ले ली है। तो ट्रम्प भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उन लोगों का। नहीं, ग्रीन कार्ड से आगे की चीज़ हो गई है। ग्रीन कार्ड में तो आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कई कई साल से हैं, कोई 10-25 साल, कोई 30 साल, तो उन लोग के पास नागरिकता है, अमेरिकी नागरिकता है। तो वो लोग भी उस पर दबाव डालते हैं कि तुम भी। आज तक मैं कभी अमेरिका गया नहीं हूँ, घूमने के लिए भी नहीं गया, तो मजाक में लोग, मेरी फैमिली के लोग मुझे धरती पकड़ कहते हैं कि ये धरती को पकड़ के बैठा हुआ है, बिहार से हिलेगा डुलेगा नहीं। और हमेशा वो चाहते हैं कि मैं भी अमेरिका में जाके बस जाऊं, नहीं भी बसूं तो घूमूं फिरूं, लेकिन आपको मन नहीं करता कि भाई बहनों के पास जाएं, इतना बोल रहे हैं तो कभी जाना? हाँ, मन करता है, लेकिन मैं बोला ना कि मैं बिहार के एकदम रणभूमि में बिल्कुल ये हुआ हूँ। बिहार में माफिया से लोहा लेता रहा हूँ, और यदि बीच में अमेरिका चला जाऊँगा तो माफिया वाले हल्ला उड़ा देंगे कि मैं उनके डर से भाग गया। इसलिए मैं भाई बहनों को ही बुलाता रहता हूँ, तो वो लोग आते रहते हैं, इंडिया आते रहते हैं और मेरा हालचाल लेते रहते हैं। तो सर, जब आप 94 बैच के हैं IPS, उसमें आप आए तो पहला पोस्टिंग कहाँ? हाँ, ये भी लंबी कहानी। देखिए, मैं दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। देखिए, मैंने 4 सितंबर 1994 को IPS ज्वाइन किया। ये मसूरी है, एक हिल स्टेशन है, दर्शक जानते होंगे। उन दिनों तो उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में है, तो मसूरी में ही है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। वहीं IAS IPS सारे लोगों की का फाउंडेशनल कोर्स होता है। शुरू में सब लोग एक साथ रहते हैं, बाद में IAS लोग वहीं रह जाते हैं, IPS लोग हैदराबाद चले जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो उस दिन भी एकदम फिल्मी स्टाइल में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि उस समय उत्तराखंड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था और काफ़ी तनाव था, 1-2 जगह फायरिंग हो गई थी। तो जिस दिन मैं देहरादून स्टेशन पहुंचा तो उस दिन पूरा मतलब कर्फ्यू लगा हुआ था। देहरादून में कर्फ्यू था, मसूरी में कर्फ्यू था। तो एकेडमी से एक गाड़ी आई हुई थी, मिनी बस आई हुई थी हम लोग को लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे IAS IPS पहुंच रहे थे देहरादून स्टेशन पर। और उसके साथ पुलिस का एक एस्कॉर्ट भी था, एक जीप में पुलिस वाले भी थे कि हम लोग को सुरक्षित पहुंचाने के लिए। तो अभी भी यार एकदम फिल्मी स्टाइल था। उस दिन मौसम भी ख़राब था, काफ़ी बारिश हो रही थी, और देहरादून मैदान में है, मसूरी पहाड़ में है, तो हम लोग एकदम गोल गोल, जिसको जलेबिया मोड़ कहते हैं, पहाड़ों में गोल गोल घूमते हुए हम लोग देहरादून से मसूरी पहुँचे थे। और पुलिस के मतलब प्रोटेक्शन में, मतलब नौकरी की शुरुआत ही हुई थी एकदम पुलिसिया अंदाज में, और उसमें मैंने ज्वाइन किया था। और फिर 3.5 महीने में मसूरी में रहा, और उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग होती है IPS लोगों की, हैदराबाद में होती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वो हैदराबाद। तो फिर 1.5 साल के लिए पूरे 95 में मैं हैदराबाद में था। 95 के बाद हैदराबाद में था। अच्छा सर, आप मतलब कि इतना शादी क्यों नहीं की है? शादी क्यों नहीं किया आपने? अब हो सकता है दर्शक कुछ फिल्मी जवाब की उम्मीद कर रहे हो कि मैं कहूँ कि अरे ऐसे हो गया, मेरा दिल टूट गया था, तो उसके बाद तो मैं देवदास बन गया, तो उसके बाद पारो चंद्रमुखी सब हाथ से निकल गई। ऐसा कुछ नहीं था। इतनी फिल्मी कहानी मेरी नहीं है, इससे दर्शकों को निराशा होगी। सीधी बात थी, मुझे हाई स्कूल तक जाते जाते ज्ञान प्राप्त हो गया था कि गृहस्थी जो है बहुत बड़ा जंजाल होती है। और ये ज्ञान आपको कहाँ से मिली थी सर कि गृहस्थी बहुत बड़ी ही मिली थी। मैं देखता था, लोगों को देखता था कि गृहस्थी बहुत बड़ा जंजाल है, नून तेल लकड़ी के चक्कर में आदमी एकदम पिसा जाता है। तो हाई स्कूल तक आते आते ही मैंने सोच लिया था कि शादी नहीं करनी है। तो फिर IPS बनने के बाद तो बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे मतलब ऑफर्स आए, जो होता है बिहार में खास के, थोड़ा IPS का क्रेज़ भी है। लेकिन मैंने शादी नहीं किया, और मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बहुत आराम से रहता हूँ, अकेले रहता हूँ। यही 2 कमरों का मेरा फ्लैट है पटना में, जिसका नाम मैंने नटशेल रखा है। यहाँ मैं आराम से रहता हूँ। क्या हुआ था दर्शकों को बताइए। नटशेल कहते हैं सारांश को, संक्षेप में। इंग्लिश में कहते हैं ना कि इस बात को एक नटशेल में समझिए, तो मतलब संक्षेप में। तो चूंकि मेरा फ्लैट ही बहुत छोटा सा है, इसलिए मैंने इसका नाम नटशेल रखा है। अब तो इसका नाम भी मशहूर हो गया है। गूगल पर आप सीधे नटशेल लिखिएगा तो उस पर भी पूरा नटशेल का नक्शा बता देता है गूगल, और उस पर भी कोई टैक्सी वाला आ जाता है। जी सर, आपको मतलब ऐसा कब लगा कि मुझे IPS ही बनना चाहिए, IAS जैसे होता है BPSC का ही एग्ज़ाम देना है, ऐसा कब फील हुआ? नहीं, मैंने बताया ना कि थोड़ा मैंने इसको चुनौती के रूप में लिया था। मैं चाहता था कि मैं सब अचानक आपके माइंड में आया
है कि मुझे इसकी तैयारी हाँ, कर? चुनौती है। जब मैं आईएससी के बाद लौटा, मतलब दरभंगा लौटा, तो लोगों को लगा थोड़ा, जो होता है ना, लोग थोड़ा मजाक बनाने लगते थे कि लोग पटना से दिल्ली जाते हैं, ये पटना से दरभंगा लौट गया है। लोगों को लगा कि इससे विज्ञान मतलब साइंस नहीं संभल सका, और थोड़ा मतलब जो लोग डिमोरलाइज आपको करने लगते हैं। तो लेकिन मुझे अपने में विश्वास था। मुझे लगता, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से मतलब फर्स्ट आता रहा था, तो मुझे लगता था कि मेरी उतनी कुव्वत है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, और मुझे लोगों को गलत साबित करना था। और उसमें एक दिलचस्प बात है कि मेरे एक मामा जी थे, अब तो गुजर गए, प्रोफेसर विनय कंठ, बहुत विद्वान थे। वो पटना में उनका बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था, ईस्ट एंड वेस्ट। अब तो बंद हो गया है, लेकिन पुराने लोग अभी भी जानते होंगे। ईस्ट एंड वेस्ट बहुत बड़ा यूपीएससी का कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई वहाँ जाके भी कोचिंग कर लो, लेकिन मेरी एकदम जिद थी कि नहीं, मैं बिल्कुल अपने दम खम पर निकालूंगा। तो अब मैंने निकाला। तो मैं ईस्ट एंड वेस्ट में भी नहीं गया, और मैं पहली बार दिल्ली गया, और उसका भी बहुत, दिल्ली की गर्मी तो एकदम ये है। वहाँ पर बहुत आपका ये मेडिकल चेकअप भी बहुत होता है, इंटरव्यू के 1-2 रोज़ बाद ही। तो वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहीं हम लोग का मेडिकल चेकअप हुआ। वो एकदम सुबह से उसमें शाम लग जाती है, क्योंकि सैकड़ों लोगों का होता है, और बहुत मतलब थॉरोली आपके आँख का, आपके घुटने तो नहीं टकराते हैं, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है। और उस दिन इतनी गर्मी थी कि मुझे दरभंगा में उतनी गर्मी पड़ती नहीं, दरभंगा भी है गर्म, उतनी गर्मी नहीं पड़ती थी दिल्ली में पड़ती। दिल्ली में तो लगता था कि मेरी मतलब जान निकल जाएगी। कुछ ऐसा भी वक्त आया सर जब जीवन में लगा कि अब सब कुछ छूट रहा हो? नहीं, ऐसा वक्त अब तक तो नहीं है, छूटा कभी नहीं है ना। मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ, और जीवन को मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। और बहुत लंबी कहानी है, दर्शकों को पता भी हुआ कि मुझे समय से पहले सरकार ने रिटायर कराया, बहुत लंबी चौड़ी बात है। माफिया से मार धार और एक्शन, अभी भी मेरा मामला मतलब कोर्ट में चल रहा है, अदालत में मैं केस लड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी झुका नहीं। और एक मतलब अभी भी मैं माफिया से लड़ता हूँ। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, और उसमें भी हर दिन मेरा एक वीडियो आता है, और अच्छे मुद्दों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो हर मुद्दे पर, बिहार से जुड़े मुद्दे पर भी, बाकी मुद्दे पर भी, संस्कृति पर, स्पोर्ट्स पर, खेल पर, इतिहास पर, हर चीज़ पर पॉपुलर मतलब वो वीडियो बनते हैं। और मैंने एक किताब भी लिखी कोरोना ये लॉकडाउन के दौरान बिहार पर, लिट्टीचोखा.com, और बहुत मेहनत करके मैंने वो किताब लिखी। फिर मेरा एक छोटा सा संगठन भी है, ये उसका नाम है बिहार विप्लवी परिषद। मैं माफिया से लड़ता हूँ, और मेरा सिंपल लाइफ है, तो अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूँ ज़िंदगी। कब आपको लगा कि अब पॉलिटिकल बीट पे भी मुझे खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि आप पूरे पटना में एक चैनल पे छाए हुए हैं, आपके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा संख्या में है? अब फ़ैन फॉलोइंग का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, बोलना ज़रूरी है। देखिए, एक कहते हैं ना, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है ना। तो अगर बिहार के संदर्भ में आप कहें तो बिहार में पूरा माफिया राज है, गुंडा राज है, अब तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग वो आ गया है। और इतना ज़्यादा बिहार में खौफ का माहौल है कि 13 करोड़ हैं बिहारी, लेकिन उसमें 13 करोड़ में 13 लोग भी नहीं हैं जो खुल के बोलने वाले हैं। लेकिन मैं खुलकर बोलता हूँ, और कह सकते हैं कि अब सर पर कफन बांध के बोलता हूँ। अब तो सरकार ने मेरे बॉडीगार्ड्स भी छीन लिए हैं, अंगरक्षक भी छीन लिए गए हैं, लेकिन तब भी मैं सर पर कफन बांध के बोलता हूँ। और कुछ मुद्दों पर मुझे कामयाबी भी मिली है। मैं दर्शकों को बता दूँ कि 2020 में मैंने बिहार के शिक्षा मंत्री को हटवा दिया, मेवालाल चौधरी को। मेवालाल चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया था, नवंबर 2020 की बात है। और मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी को जला के मार डाला है, नीता चौधरी को, इनको हटाना चाहिए। उसमें बहुत हंगामा खड़ा हुआ। फिर मेवालाल चौधरी ने मुझे कानूनी नोटिस भेजा अपने वकील के माध्यम से, और कहा कि मैं आप पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करूंगा। फिर मैंने उसका जवाब दिया अपने वकील के माध्यम से। मैंने कहा, आप आज के आज केस कर दीजिए, और मैंने सारी बातें बताई कैसे उसने अपनी पत्नी को जला के मार डाला था। और मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के 3-4 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह मैं और भी मुद्दों पर लड़ता हूँ। अशोक राजपथ में बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, उसको पलटू राम की सरकार तोड़ने जा रही थी। वहाँ ये फ्लाईओवर बनना था, तो उस मुद्दे पर मैंने अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। सवाल ये है कि जब आप इतने ज़्यादा संघर्ष किए, पढ़ाई भी आपने किया, फिर प्लस आपने गांव से ही रह के सारा चीज़ आपने किया, अब जब
आपकी जॉब चली गई, यानी कि जब केस चला, अभी भी आप केस में आगे जा रहे हैं, उम्मीद क्या है कि केस में क्या होगा? अब उम्मीद तो यही है कि मैं जीतूंगा। पहले भी मैंने दर्शकों को बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट से जीतकर 10 साल पहले से सरकार को प्रमोशन देना पड़ा, तो इस मामले में भी मैं पलटू राम को शिकस्त दूंगा। दर्शकों को याद दिला दूँ, एक सुनील सिंह MLC हैं बिहार में, पलटू राम ने उनकी सदस्यता खत्म करवा दी थी, सुप्रीम कोर्ट से जीतकर विधान परिषद में फिर लौट गए। तो मैं भी सेवा में लौट जाऊंगा, क्योंकि सरकार के पास मेरे खिलाफ कोई ये नहीं है, मतलब तर्क नहीं है, सिर्फ एक मतलब ये सरकारी गुंडागर्दी आप कह सकती हैं। और जब तक नहीं लौट रहा हूँ तब तक भी माफिया को तो मैं पानी पिला के ही रख रहा हूँ। हमारे यहाँ IAS IPS बनना हर घर में एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे बने। उनके लिए क्या कहिएगा जो तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अच्छा है, ईमानदारी से तैयारी करें। मैं तो जो भी बात बता रहा हूँ 30 साल पहले की बात है, अब तो दुनिया बहुत बदल गई है और उस हिसाब से तैयारी करना अब आसान हो गया है। मैं जब तैयारी करता था उस समय तो ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना विकीपीडिया था, ना गूगल था। अब तो आप छोटे, मैंने कहा ना कि एक किताब खरीदने के लिए मुझे दरभंगा से पटना बस पकड़ के आना पड़ता था। अब तो देखिए सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। एक छोटा बच्चा भी मोबाइल पर किसी भी टॉपिक पर गूगल कर सकता है, हज़ारों ऑनलाइन कोचिंग हैं, उस हिसाब से अब तैयारी आसान हो गई है। लेकिन एक तरफ से मतलब मुश्किल भी हो गई है परीक्षा, क्योंकि फिर आबादी भी बहुत बड़ी है और सीटें घट रही है। तो ठीक है, लेकिन हमेशा एक प्लान B बना के भी रखिए। प्लान B का ये मतलब है कि यदि किसी वजह से, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि किसी वजह से आपका IAS IPS नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि वो दुनिया का अंत हो जाएगा। आप कोई दूसरी भी आपकी योजना रहनी चाहिए कि मैं बैंक में भी जा सकता हूँ, मैं लेक्चरर भी बन सकता हूँ, मैं खुद का कोई स्टार्टअप कर सकता हूँ। कोई आपकी दूसरी भी आपका रास्ता रहना चाहिए। जी, तो देखिए हमने पूर्व IPS अमिताभ दास की जुबानी ही उनकी कहानी सुनाने की पूरी प्रयास की। हर चैनल पे छाए रहते हैं, मुखर होकर हर मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं बिना डरे। और सबसे ज़्यादा पटना के जितनी भी चैनल है वो सारे इनसे हर मुद्दे पर हर रोज़ इनका साक्षात्कार लेने आते हैं, इनके विचार जानना चाहते हैं। और दर्शकों को भी इंतज़ार रहता है कि आखिर अमिताभ दास कब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वो अपने भी चैनल पे मुखर होकर बातचीत रखते हैं, पुराने इतिहासों को उठाकर वो वीडियो बनाते हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर के अलग अलग ऐतिहासिक चीज़ों पर बनाते हैं वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनकी जीवनी जानकर आपको क्या लगा, और आपके मन में जो सवाल है आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साझा कर सकते हैं। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।